Hello everyone, I am Alisha and welcome back to my channel. So let us continue with the French Revolution. तो आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा पोर्शन ही पढ़ेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी. सो द पार्ट इज़ फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब जैसा कि हम जानते हैं कि लुइस 16 को नेशनल असेंबली को जो है एक्सेप्ट करना पड़ा. अब 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है. कौन ड्राफ्ट करता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को? नेशनल असेंबली. सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस. In 1791, the draft of the Constitution was completed by the National Assembly. The main object of drafting the Constitution was to limit the powers of the monarch. The powers now stood separated and assigned to different institutions like the legislative, executive and judiciary. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि नेशनल असेंबली बेसिकली क्या चाहती थी कि जो एब्सोल्यूट पावर है वो मोनार्क को ना मिले. ओके, मोनार्क कौन है इस वक्त? लुइस 16. आगे के लिए भी ये उनके लिए बेनिफिशियल था बिकॉज दे रियली डिड नॉट वांटेड कि मोनार्क जो है सारी डिसीजंस ले और उसे ही डिवाइन माना जाए. ओके, सो हमने पहले भी पढ़ा था कि रूसो ने अपनी बुक में किस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है. तो वैसा ही हुआ. अब ये चाहते थे कि जो पावर्स है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड हो, जैसा कि हमारी कंट्री में भी है. ओके, तो इन्हीं को ही इंस्टीट्यूशंस बोला गया है. लेजिस्लेटिव, जो कि यू ऑल नो दैट ये लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है. एग्जीक्यूटिव जो इसे एनफोर्स करती है. जुडिशरी जो इनको ओवरऑल देखती है. देयर बीइंग कंसंट्रेटेड इन वन हैंड मीन्स पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही के हाथ में पावर थी जो मोनार्क था. लेकिन अब इससे क्या होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से इनके पावर जो है डिवाइड हो जाएगी. ओके, दस फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बना? याद रखना है आपको, 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. देखो, मोनार्की याद रखना ये पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है. ऐसा नहीं है कि पूरा मोनार्क को जो है उसका उसी समय जो है तख्ता पलट गया, ऐसा नहीं है. मोनार्की है बट कॉन्स्टिट्यूशन भी इंटरवीन हो चुका है. तो इट इज़ नाउ, पहले मोनार्की थी, अब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनती है, इसके बाद जो पावर्स मिले हैं इनको किस तरीके से इसको प्लान आउट किया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, काइंडली रिमेंबर दिस टर्म. द नेशनल असेंबली विच वॉज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, यानी कि उनको डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली वोट किया गया था, इलेक्ट किया गया था. वॉज वेस्टेड विथ पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 टू मेक लॉज. इन नेशनल असेंबली को एक थोड़ी सी पावर मिल गई थी कि ये थोड़ा जो है लॉज बना सकते हैं. अब देखते हैं क्या होता है आगे. द इलेक्टर्स वोटेड बाय द सिटीजन्स चोज द असेंबली. अब जनरली क्या होता है, वी नो दैट जो 18 प्लस होते हैं, 18 अबव होते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जैसे हमारी कंट्री में भी है, आप अगर 18 या 18 प्लस है देन यू आर केपेबल ऑफ वोटिंग, ऑल राइट, लीगली. दैट मीन्स यू फॉल अंडर द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. लेकिन फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ऐसा नहीं था. वोट कौन कर सकता था? सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे. सिर्फ पहली बात तो सिर्फ मैन कर सकते थे, ओनली मैन. उनकी एज जो 25 ईयर्स से अबव हो, सिर्फ देवर केपेबल ऑफ वोटिंग. सेकेंडली, अब इन मैन को जो 25 ईयर्स ऑफ एज के अबव हैं, इन्हें क्या बोला गया? एक्टिव सिटीजन्स. लेकिन एक्टिव सिटीजन्स भी किसे बोला गया? एक थर्ड पॉइंट है इसका कि एक्टिव सिटीजन्स वही हैं हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज. मीन्स कम से कम इतना टैक्स पे करते हो वो जितना किसी मजदूर की 3 दिन की दिहाड़ी यानी कि वेज हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आप उसको इक्वेट करके देखें तो, या कैलकुलेट करके देखें. सो only the men who were above 25 years of age and fall under the category of highest or high paying taxers, they were only capable or they were given the right to vote. ठीक है, और इन्हें कौन सा टर्म दिया गया? एक्टिव सिटीजन्स का. द रेस्ट ऑफ द मैन, यानी कि जो 25 ईयर्स से नीचे हैं मैन और जो टैक्स पे नहीं करते हैं इतना हाई अमाउंट में, एंड विमेन. ओके, वीमेन को बिल्कुल भी राइट्स नहीं थे, बिल्कुल भी राइट नहीं थे कि दे आर अलाउड टू वोट.
सो दे वर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि एक्टिव सिटीजन्स कौन है, जो 25 ईयर्स ऑफ अबव के मैन हैं और हाईएस्ट टैक्स पे करते हो। अ मैन हैड टू बी इन द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स ब्रैकेट, यानी कि उसको बहुत हाई टैक्स पे करता हो तभी वो वोट कर सकता है। इफ़ ही वॉन्टेड टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड सब्सिक्वेंटली एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अगर उसे असेंबली का मेंबर बनना है तो उसे हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, एंड वो इलेक्ट करने के लिए भी, वोट करने के लिए भी उसे हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए। बाकी जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स नहीं होते हैं, मैन बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज एंड विमेन को नॉट एट ऑल, देवर नॉट एट ऑल अलाउड टू वोट। Okay, so I think this was a short video. Later on I will continue with this section, France and abolition of monarchy. ठीक है, क्योंकि अभी मोनार्की अबॉलिश्ड नहीं हुआ है, इसके बाद देखेंगे पूरा मोनार्की कैसे अबॉलिश्ड होता है। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।